नमस्कार। हरिभूमि टीवी के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम हैं दिल्ली के प्रवेश द्वार बहादुरगढ़ में। बहादुरगढ़ की कई अलग अलग पहचान है। इसे फ्रीडम फाइटर का शहर कहा जाता है, इसे पकौड़ों का भी शहर कहा जाता है। लेकिन एक अलग पहचान ये अलग है कि यहाँ की सियासत अजब तरह की है। यहाँ की सियासत अवेयरनेस भी बड़ी अजब तरह की है। अगर आप यहाँ किसी 15 वर्ष के किशोर से भी पूछेंगे तो वो आपको 60 साल पुरानी राजनीतिक घटनाओं से रूबरू करवा देगा। यहाँ कण कण में सियासत पाई जाती है। जिस शहर की हालत ये हो, जहाँ के किशोर इतने अवेयर हों, वहाँ के पत्रकारों के बारे में आप सहज अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैं आज हूँ बहादुरगढ़ के पत्रकारों के साथ। मेरे बगल में है हरिभूमि के वरिष्ठ रिपोर्टर रविंदर राठी और इस तरफ हैं धर्मपाल धनखड़। अनेक अखबारों में, अनेक टीवी चैनलों में संपादक की भूमिका निभा चुके हैं। उनके साथ हैं शील भारद्वाज। तो धनखड़ जी, मैं सबसे पहले आपसे ही बात करना चाहूँगा कि आज प्रदेश की 10 सीटों पर क्या सियासत है, क्या होने वाला है? देखिए, सियासत तो बड़ी सीधी सी है कि बीजेपी और कांग्रेस दोनों के बीच सीधी टक्कर है, बाकी कोई नहीं है जी। तो 10 की 10 सीटों पे मुकाबला जो है आमने सामने है और बड़ी संख्या में लोगों का ये मानना है कि एक तरह से कांग्रेस और बीजेपी इस बार बराबर बराबर से दिखाई दे रहे हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि केवल बीजेपी जो है वो सफाया कर देगी पिछली बार की तरह, ऐसा नहीं दिख रहा है। कहते हैं क्या होने वाला है प्रदेश में? मैं धर्मपाल जी की इस बात से काफ़ी सहमत हूँ कि प्रदेश में तमाम सीटों पे ज़बरदस्त मुकाबला है और रोहतक सीट भी बुरी तरह से फंसी हुई है। कोई बड़ी बात नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी इस सीट को खो दे। और रही बात अन्य सीटों की, उन सीटों में भी कई सीटें ऐसे हैं जैसे करनाल, गुड़गांव और अम्बाड़ा, इन 3 सीटों को छोड़ दें तो बाकी सीटों पर भी परिणाम भारतीय जनता पार्टी के विपरीत चले जाएं या हार जीत का अंतर बहुत कम रह जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। रही बात जहाँ तक विकास की, धर्मपाल जी की कुछ बातों से मैं इत्तेफाक नहीं रखता। धर्मपाल जी ने कहा कि भाई हाईवे बनाए तो उसका फ़ायदा क्या हुआ, चाहे जिस भी माध्यम से बने, जनता तो सुविधा चाहती है। अब वो ज़माना नहीं रहा कि लोग टोल टैक्स नहीं दे सकते हों। लोग टोल टैक्स दे दें। सच्चाई ये है कि अब घूम के जाना पड़े, उस बात को लोग पसंद नहीं करते। 500 रुपये टोल टैक्स दे के सीधे चले जाएं और जल्दी चले जाएं, इस बात को पसंद करते हैं। राठी जी, आप क्या कहते हैं, क्या होने वाला है 10 सीटों पर? क्योंकि जब शुरू हुआ था तो 10-0 की बात थी, एक तरफ से एक आ गया था कि 10-0 होगा। आज की स्थिति क्या है? पंडित जी, 2014 के चुनाव से लेके 2019 के चुनाव तक बीजेपी लगातार प्रदेश में मजबूत हुई और 9-1 से 10-0 पर आई। लेकिन इस बार स्थिति भाजपा के लिए सीटें बचाने की है। हर सीट पर कांग्रेस मुकाबले में है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और जो 9 के अलावा जो एक सीट कुरुक्षेत्र है, वहाँ भी आम आदमी पार्टी और इनेलो ने बीजेपी के नाक में दम कर रखा है। क्योंकि सबसे बड़ा बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है वो कैंडिडेट्स को लेकर हो रहा है। कई कैंडिडेट्स जो हैं वो मूलतः कांग्रेस बैकग्राउंड के हैं, जिन्होंने ताउम्र कांग्रेस में रहकर कांग्रेस के लिए वोट मांगी है। आज भाजपा के वर्कर को आरएसएस का वर्कर उस तरीके से मैदान में इस बार नहीं है जैसा अतीत के चुनावों में होता था। बीते दिनों आरएसएस ने एक बैठक भी ली और अपने कार्यकर्ताओं को घर से निकलने के लिए ताकीद भी की। लेकिन समस्या ये है पंडित जी कि जिस कार्यकर्ता ने सारी उम्र उस नेता का विरोध किया है, उदाहरण के तौर पर हम नवीन जिंदल की बात करते हैं। तमाम यूथ जो है इंटरनेट से उठाकर वीडियोस, पुरानी भाजपा के जो धुरंधर नेता हैं वो कोलगेट घोटाले को लेकर, कोयला घोटाले को लेकर नवीन जिंदल को टारगेट करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधते थे। लेकिन अब उसी नवीन जिंदल के लिए भाजपा और आरएसएस के वर्कर को वोट मांगनी पड़ रही है। ये स्थिति बहुत असहज करने वाली है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बेरोजगारी, महंगाई और खोखला विकास। शील जी ने अभी विकास को लेकर कहा कि लोग पैसे देने को तैयार हैं, लेकिन अगर लोग प्राइवेट तरीके से ही सरकारी सुविधाएं लेंगे तो सरकार का क्या औचित्य रह गया। लोग चाहते हैं कि उन्हें न्यूनतम शुल्क देकर और अधिकतम सुविधाएं दी जाएं। लेकिन वर्तमान में सरकार जो है वो
अधिकतम शुल्क लेकर और न्यूनतम सुविधाएं दे रही है, जिसका खामियाजा भाजपा को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। ये जो चुनाव कांटे का फंसा है ना पंडित जी, इसका एक बड़ा कारण ये है कि तमाम जागरूकताओं के बीच लोग मुद्दों की बात करने लगे हैं। अब बेरोजगारी भी मुद्दा है, विकास ना होना भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, बढ़ते अपराध भी मुद्दा है। इनेलो के प्रदेश अध्यक्ष रहे बहादुरगढ़ से, उनकी दिन दिहाड़े हत्या होती है, 2.5 महीने बाद भी पुलिस के हाथ खाली हैं, सीबीआई भी लगी है, लेकिन उसमें फिलहाल तक कोई निष्कर्ष एजेंसियां नहीं निकाल पाई हैं। तो अपराध भी एक मुद्दा है। रूरल बेल्ट में कांग्रेस बेहद मजबूत है और अर्बन बेल्ट में भाजपा का वर्चस्व आज तक बरकरार है। आप झज्जर जिले में हैं फिलहाल, बहादुरगढ़ शहर में, यहाँ बहादुरगढ़ शहर में भाजपा जीती थी पिछली बार, और इस बार भी कमोबेश स्थिति में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया नहीं है। लेकिन स्थिति ये है पंडित जी कि झज्जर जिले ने कांग्रेस के दीपेंद्र हुड्डा को लगभग 35,000 वोटों की लीड दी थी, और भाजपा का प्रयास ये है साम दाम दंड भेद से कि इस लीड को कम किया जाए, जबकि दीपेंद्र और कांग्रेस के प्रयास ये हैं कि ये लीड बढ़े ताकि इस बार कांग्रेस और दीपेंद्र अपनी हार का बदला ले सकें। लेकिन सच्चाई ये है, धरातल पर स्थिति ये है कि मतदाताओं का एक बहुत बड़ा तबका खामोश है, और उनकी खामोशी के पीछे रोहतक लोक और हरियाणा की तमाम सीटों का परिणाम छिपा है। खामोश वोटर डिसाइड करेगा कि ये 10-0 का जो गणित था 2019 में, ये 2024 में क्या प्रतिफल देगा। जी सिंधु जी, आप प्रदेश का मर्म समझते हैं, आपको क्या लगता है कि 10 में से कितनी कितनी? देखिए पंडित जी, मेरा मानना है, जो हम सुन रहे हैं लोगों से भी, लगभग बराबर सा ही माहौल है, मतलब कांटे की टक्कर चल रही है, मतलब फंसी हुई हैं सीटें। और मैं राठी साहब से सहमत हूँ जो इन्होंने अभी बताया कि कुछ सीटों पे वो मतलब तकरीबन वोटर साइलेंट है, वही तय करेगा, क्योंकि वह खुल के सामने तो आ ही रहा है भाई, कहीं 50, कहीं 40-60, कहीं बीजेपी आगे है शहरी एरिया में, ग्रामीण में कांग्रेस दिखाई दे रही है, तो साइलेंट वोटर ही तय करेगा। धनखड़ जी, मैं आपसे पूछूं, एक इनेलो के बारे में बड़ा चर्चित था कि बड़ा बाजना वोट है, वोकल जिसको वोटर बोलते हैं, बड़ा शोर करता है। इनेलो कहीं नज़र नहीं आती, जज्बा भी कहीं नज़र नहीं आती, उनका आपस में क्लैश में ही वो खत्म हो गया। लेकिन वो वोटर मुझे कांग्रेस के साथ नजर आता है। जो साइलेंट वोटर है वो कुछ बोल नहीं रहा, अब उसको क्या समझा जाए वो किस पार्टी में है, लेकिन जो वोटर शोर कर रहा है वो कांग्रेस का है। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, शोर जो कर रहा है या नहीं कर रहा है, मैं इस चक्कर में पड़ता ही नहीं जी, क्योंकि वोटर जो है वो डिसाइड कर चुका है कि उसको कहाँ वोट डालना है। अब आप ये कहें कि कांग्रेस का वोटर बोल रहा है, ऐसा नहीं है, बीजेपी का वोटर भी बोल रहा है। लेकिन इस बार जो है बीजेपी का वोटर कम बोल रहा दिखता है, लग रहा है कि कम बोल रहा है, लेकिन वो अपनी जगह पर सही है। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो आपने सवाल किया कि कांग्रेस का वोटर बोल रहा है, इनेलो का बोलता था जी, अब इनेलो का वोटर जो है या जेजेपी का वोटर जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जी, और वो हमेशा बोलता ही रहा है, उसकी बोलने की आदत है, वो बोलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल साइलेंट वोटर एक ही तरफ जाएगा। साइलेंट वोटर्स में हर वो वोटर है जो कम्युनिटी में कम है, जिस इलाके में जिस जाति की संख्या कम है वो साइलेंट वोटर है। तो जहाँ जो ज़्यादा है संख्या में वो वोकल है, वो बोलता है। तो सिर्फ इतना ही फर्क है साइलेंट का और वोकल का, कि जो कम है वो साइलेंट है, जो ज़्यादा है वो ज़्यादा बोलता है। तो शील जी, एक मैं आपसे पूछना चाहूँ, क्योंकि पहले ना ये होता था कि कौन सी कास्ट के वोट कहाँ जाएंगे, लेकिन अगर आप इस चुनाव को देखेंगे इसमें रूरल और अर्बन का पार्टीशन है, क्योंकि इलेक्शन जो पूरा हो रहा है रूरल में कुछ और है, अर्बन में कुछ और है, जबकि राजनीतिक दल ये देखते रहे हैं कि किस कास्ट के कितने वोट हैं, रूरल अर्बन की तो बात नहीं थी। ये कहाँ से आया मामला? देखिए पंडित जी, रूरल और अर्बन क्षेत्र बटे हुए हैं, ये स्थिति आज से नहीं है, हमेशा से ही रही है। भारतीय जनता पार्टी का प्रभाव शहरों में रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। और ग्रामीण क्षेत्र में कांग्रेस का और दूसरे दलों का
ज़्यादा असर है, ये बात भी सच है, और पहले भी था और आज भी है। रही बात जातिवाद की, अब इस बार जातिवाद की स्थिति इसमें कोई शक नहीं रहती है ये चुनाव में, और राजनीतिक दल प्रयास करते हैं कि वे जातिवाद की कोई माध्यम बना लें या कुछ लाभ उठाने के लिए, वोट हासिल करने के लिए। लेकिन इस बार बड़ी अजीब स्थिति है, वो बहुत, उसको आप सुखद भी कह सकते हो। मैं कल एक कांग्रेस कार्यकर्ता के ऑफिस में बैठा था, उनका व्यक्तिगत ऑफिस है, वो क्लिनिक है, डॉक्टर हैं, उनके यहाँ 5 कार्यकर्ता बैठे थे कांग्रेस के। वो एजेंटों की लिस्ट तैयार कर रहे थे अपने अपने वार्डों में, अपने अपने बूथों के लिए, कांग्रेस के एजेंट तैयार करने के लिए, तय करने के लिए उनके सामने लिस्ट पड़ी थी। पंडित जी, ये सच्चाई है कि जिस वार्ड के वो थे, उस वार्ड में बहुलता में जाट हैं, ये बात सच है, लेकिन उनमें केवल एक जाट था, केवल एक जाट था, एक ब्राह्मण था, उनका नाम महेंद्र भारद्वाज है, एक सैनी था जिसका नाम डीसी सैनी है। तो कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई इस बार जातिवाद के समीकरण खासकर रोहतक लोकसभा क्षेत्र में बिल्कुल भी हावी नहीं है। आप मुझे एक बात बताएं, अगर मुख्यमंत्री नहीं बदला होता या फिर बदला गया, उसका कितना इम्पैक्ट जा रहा है? देखिए भाजपा क्या बेनिफिट में है? क्योंकि भाजपा ने सोचा था कि बहुत फायदा मिलेगा इसका, तो फायदा मिलता दिख रहा है आपको या नहीं? देखिए भाजपा को जो पूरा नुकसान हो रहा है पूरे हरियाणा में अगर बात करें तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के कारण ही नुकसान हो रहा है। जैसा कि धनखड़ जी ने बताया कि ट्रिपल परिवार पहचान पत्र है, प्रॉपर्टी आईडी, ये ऐसे मुद्दे हैं जो आम जनता से सीधे जुड़े हुए हैं। इनके कारण लोगों को हर रोज़ परेशानियां फेस करनी पड़ी हैं। जहाँ तक सड़क की बात की, सड़क धनखड़ जी ने कहा कि हाईवेज़ बने, आपने भी कहा कि हाईवेज़ बने हैं, नो डाउट हाईवेज़ बने हैं, लेकिन टोल टैक्स उन पर कितना भारी है। आम आदमी के लिए वो टोल टैक्स देना बहुत मुश्किलों का काम हो जाता है। अगर वो टैक्सी में भी जा रहा है तो टैक्सी वाला उस टोल टैक्स के अलग से रुपए चार्ज करता है। तो अच्छी भी हुई है क्योंकि पर्ची खर्ची खत्म हो गई, नौकरियां मिली हैं। प्रवीण जी, आपसे ही पूछा, तो जैसे नौकरियां भी मिली हैं लोगों को, कि लोग बोलते हैं कि बिना पर्ची खर्ची नौकरी मिली है, लगातार सरकार ने प्रचार भी किया, उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा? देखिए इफेक्ट जो पड़ना है ना, जैसा 2-3 बातें और अगर इसमें साथ में मिला के बात करें, सील जी ने बात किया कि जातिवाद उतना हावी नहीं है, ठीक है हावी नहीं है, लेकिन अभी अगर पिछले 10 दिन की बात करें तो उसी जातिवाद को हवा देने की कोशिश की गई है बहुत सारी सीटों पर। अगर आपने पूरे हरियाणा की, जिस तरह पूरा हरियाणा का सुना, कुछ सीटें ऐसी हैं जहां पर बीजेपी को एज है, बीजेपी अपर हैंड पे नजर आती है। जैसे करनाल की बात करें, गुड़गांव की बात करें, उसी तरीके की अगर कांग्रेस की बात करें तो रोहतक की है, सिरसा सीट है, ये ऐसी सीटें हैं जहां पर कांग्रेस अपर हैंड में है। तो इस बार ना, और जो साइलेंट और वोकल मतदाता की बात करें तो वोकल मतदाता नो डाउट इनेलो से शिफ्ट होकर कांग्रेस में गया है, या उसको कह सकते हैं कि जाट वोटर्स कह सकते हैं, मैक्सिमम ग्रामीण वोटर कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। वोकल मतदाता नो डाउट कांग्रेस की तरफ ज़्यादा है। पर्ची खर्ची और जो नौकरियों की बात होती है, नो डाउट इसमें नौकरियां लगी हैं, लेकिन क्या ये कांग्रेस राज में क्या सारी नौकरियां पर्ची खर्ची से लगती थी? इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि हरियाणा में टैलेंट है ही नहीं? उस टाइम जितनी भी लगी वो पर्चियों से ही लगी। उस टाइम भी तो टैलेंटेड लोग थे, अभी भी तो टैलेंटेड लोग हैं। तो कुल मिला के कहने का ये कि ये जो चुनाव है वोकल और साइलेंट के बीच का है। वोकल नज़र आ रहा है एक तरफ है, लेकिन साइलेंट वोटर पूरी तरह से दूसरी तरफ नहीं है। साइलेंट वोटर भी दूसरी तरफ भी है और तीसरी तरफ भी है, और इस बार चुनाव परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। रविंद्र, मैं अगर आपसे पूछूं, क्योंकि जैसे इन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र है या ऑनलाइन करने का, कब तक हम कागजों में पड़े रहेंगे? ऑनलाइन करना तो अच्छी प्रक्रिया है, उसमें दिक्कत कहाँ आई? पंडित जी, सबसे बड़ी दिक्कत ऑनलाइन प्रोसीजर में क्या हुआ है कि जो एक तो शुल्क होता है निर्धारित, किसी भी काम के लिए एक फीस तय है सरकार की तरफ से, और एक सुविधा शुल्क होता है। पहले लोगों को, जनता को 2 चीज़ें देनी पड़ती थी, एक उस जायज़ काम का शुल्क और एक उसको करवाने के लिए अधिकारियों को सुविधा शुल्क। अब एक कंप्यूटर का शुल्क और जुड़ गया। हर छोटे से छोटे काम के लिए 500 से 1000 रुपये फीस ऑनलाइन के नाम पर बढ़ गई। उसके बाद क्या है, आप घर पे बैठे हैं, आप अपने घर पे बैठे हैं, आपकी प्रॉपर्टी आईडी परवीन के नाम पे चढ़ा दी। शील जी अपने घर पे बैठे हैं, परवीन का 35 साल पुराना मकान है, इनके पिताजी ने मकान खरीदा, इनके पिताजी के नाम पे रजिस्ट्री है, इंतकाल है, आज वो तोड़ के उमेश जी के नाम पे कर दिया। आपको क्या पता है? आप जब जा रहे हैं तो पता लग रहा है कि ओह नजरसानी में चला गया इंतकाल। तो वो सारी चीज़ें चैलेंज होगी। आप अपने घर पर बैठे हैं, आपको कोई पता ही नहीं है, आप खाओ धक्के। आप एक एक सीट पर देखें तो पंडित जी, जो 10 साल का जो टेन्योर है ना, एंटी इनकम्बेंसी एक चीज होती है। इस बात मान लेता हूँ, ये जो आपकी बात मान लेता हूँ कि मैं परेशान है, सरकार ने याशी कंपनी को ब्लैक लिस्टेड भी कर दिया है, लेकिन आप अभी भी मैं ये कह सकता हूँ कि जो अर्बन वोट है वो तो उसी तरफ है जो परेशान है। उसमें बहुत फर्क पड़ा है पंडित जी। मैं यही चीज कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर
जो चीज़ 2019 में थी एज इट इज़ होती तो आज भी 10-0 का चुनाव था। सिरसा में अगर कुमारी शैलजा बाहर से आती हैं और वो मजबूत उम्मीदवार बनती हैं तो उसके पीछे कारण ये है कि सिरसा का जो किसान है वो 13 महीने यहाँ दिल्ली की सीमाओं पर सिंघू बॉर्डर पर और टीकरी बॉर्डर पर बैठा रहा है। अम्बाड़ा सीट की बात करें पंडित जी, अम्बाड़ा सीट पर रतनलाल कटारिया नहीं रहे, उन्होंने उनकी पत्नी को उम्मीदवार बनाया जी। लेकिन जो कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया, उन्होंने जो 4 बार विधायक रहे फूलचंद बुलाना, उनके पुत्र वरुण चौधरी को उतारा है और वो यूथ हैं, उन्होंने अपने संगठन को वहाँ एक्टिव किया। बंतो कटारिया तो घर बैठे थे, लेकिन वो घर से जिस परिवारवाद को भाजपा सदैव कोसती आई है, उन्हीं देवीलाल के पुत्र को उन्होंने हिसार से टिकट दिया। और आप एक बात बताओ ना, हिंदुस्तान का सबसे अमीर परिवार है जिंदल परिवार, और उन्हें बोरी ढोने पर मंडी में बोरी ढोने की नौटंकी करनी पड़ रही है पंडित जी। सुशील गुप्ता बहुत बड़े साहूकार हैं, आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, और उन्हें खेत में जाके, कभी जीवन में खेत में नहीं गए होंगे, और दराती लेके वो गेहूं काट रहे हैं। तो ये सब नौटंकी जनता भी समझती है, ऊब चुकी है। अब जो यूथ है ना, जिस यूथ ने 2019 में एक तरफा वोटिंग करी भाजपा के पक्ष में, वो यूथ ये कह रहा है कि बहुत हुई तमाम तरह की बात, अब मुद्दों की बात करते हैं। धनखड़ जी, मैं आपसे पूछूं, राठी जी कह रहे हैं कि बीजेपी फंस रही है कांग्रेस के सामने। कांग्रेस एक ऐसी सेना है जिसका सेनापति तो है लेकिन सैनिक है ही नहीं, ना डिस्ट्रिक्ट इकाई है, ना ब्लॉक इकाई है, कुछ है ही नहीं, तो वो फंस कैसे रही है? देखो, फंसने का मतलब ये है कि लोग जो हैं, ज़रूरी नहीं है कि पार्टी संगठन चाहिए। नहीं, कार्यकर्ता तो सही इलेक्शन लड़ने के लिए। एक जो हवा चली वो ये चली कि कांग्रेस का इलेक्शन जो है इस बार जो है कांग्रेस नहीं लड़ रही, वो तो उसके कांग्रेस नेता ही कार्यकर्ता कह रहे नहीं लड़ हैं। रही, जनता लड़ रही है जी। और जनता तभी लड़ती है जब वो सरकार से परेशान होती है, सरकार से दुखी होती है, तभी लड़ती है। धनखड़ जी, आपसे पूछता हूँ आखिरी सवाल कि कितने 10 में से कितने 10 में से एग्जैक्ट फिगर तो अभी, क्योंकि जैसे ही बात हुई कि वोकल और साइलेंट, आपके हिसाब से जानना चाह रहा हूँ कि आपका व्यू क्या कहता है कि 10 में से कांग्रेस कितनी, भाजपा कितनी? मेरे को हाल फिलहाल की आज तक की और वर्तमान स्थिति की बात करें, क्योंकि अभी चुनाव दिन प्रतिदिन बदलेगा। आज की अगर बात करें तो 7-3 के आसपास स्कोर मुझे लगता है। 3 जी, को आप क्या कहेंगे? लगभग यही स्थिति है जो भाजपा जो धनखड़ जी ने बताई है। भाजपा 7 कांग्रेस भाजपा 7 कांग्रेस 3। धनखड़ जी, आप क्या कहते हैं? मुझे ऐसा नहीं लगता है जी। मुझे यही लगता है कि अभी तक 2 पे अपर हैंड कांग्रेस का है और 2 पे बीजेपी का है, और बाकी में ज़बरदस्त मुकाबला है। तो इसलिए ये कहना कि 7 या 8 या 5 या 2 ना, सिर्फ 2 उधर है, 2 इधर है, बाकी 6 फंसी हुई है। राठी जी, आप क्या कहते हैं? मैं भी धर्मपाल जी की बात से पूरी तरह सहमत हूँ कि 6 सीटों पर जबरदस्त मुकाबला है जी, और 2-2 सीटों पर इनको एडवांटेज है दोनों पार्टियों को। सिंधु जी, आपकी तरफ से? मैं तो ये मानता हूँ, देखो 6-4 का लग रहा है मेरे को तो। 6 बीजेपी और 4 कांग्रेस निकाल लेंगे, BJP, 4। बाकी तो चल ही रहा, आज तक की जो स्थिति दिखाई दे रही है। आपने देखा वरिष्ठ पत्रकारों का व्यू, वो अपने अपने मुद्दे बता रहे हैं, मुद्दों का समाधान भी बता रहे हैं और कारण भी बता रहे हैं कि पाला किस तरफ झुक रहा है। अगले डिबेट के लिए अगले शहर में फिर मिलेंगे। नमस्कार।